बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 10। सुबह सुबह वंश लिविंग रूम में बैठा था। शानवी भी तैयार होकर लिविंग रूम में आई। वंश ने शानवी को देखकर गुड मॉर्निंग एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा। शानवी वंश को मुस्कुराता देखकर कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में ही खो सी गई और एकटक बस वंश को देखने लगी। वंश ने जब शानवी को कोई जवाब नहीं सुना तो उसने शानवी को पुकारा, शानवी शानवी। तब जाके शानवी होश में आई। वंश ने जानबूझ के मजाक करते हुए कहा, अब मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ जो तुम मुझे यूं बिना पलक झपकाए देखे जा रही हो। उसकी बातें सुनकर शानवी शर्म से लाल हो गई। शानवी को इस तरह से शर्माते देखकर वंश ने बात बदलते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो नेहा को मेरे लंदन की विला में शिफ्ट कर दें बिना किसी के नज़र में आए। शानवी ने जब ये सुना तो वो वंश की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, क्या क्या सच में? वो कब तक लंदन पहुंचेगी? मैं कब से उससे बात कर पाऊंगी? मुझे उससे बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। उसको यूं खुश होता देख वंश बहुत खुश हो गया। वो आराम से शांत लहजे में सोफे पर बैठे हुए बोला, एक बार जब वो सिंगापुर की फ़्लाइट में बैठ जाएंगे तो वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे आदमी तभी कॉल करेंगे। तुम चिंता मत करो, जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आज से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। शानवी ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो वंश की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखती है और पूछती है, मैं आपके ऑफिस कैसे? मेरा मतलब। अभी शानवी पूरी बात बोलती तब तक वंश उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरे जितना पास रहोगी उतना ही सेफ रहोगी और मैं हर वक्त तुम पे नज़र भी रख पाऊँगा। शानवी वंश की बात सुनती है और उसको भी वो बात ठीक लगती है। वो हाँ में सिर हिलाकर तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। वंश अपने प्लान को सफल होता देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोलता है, पागल लड़की, और फिर आराम से कॉफ़ी पीने लगता है। असल में ये सब तो बहाना था। वो तो बस शानवी को हर पल अपने नज़रों के सामने रखना चाहता था, वरना कोई भी वंश मल्होत्रा के विला में घुसने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं सकता था। शानवी तैयार होकर आई। शानवी ऑफिस के कपड़ों में भी इतनी सुंदर लग रही थी कि वंश उसको बस एकटक देखने लगा। वो बोला, बहुत खूब, अब तुम लग रही हो मिसेस मल्होत्रा। शानवी मुस्कुरा देती है। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शानवी और वंश ऑफिस पहुंचते हैं। सब लोग वंश शानवी को देखते जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या वो मिसेस मल्होत्रा है? सब लोगों को अपनी तरफ यूं घूरता देख शानवी को बहुत अजीब लगने लगा। तभी वंश ने शानवी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ, घबराओ नहीं, अब इसकी आदत डाल लो। शानवी हल्का सा मुस्कुराती है और वंश के पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। केशव बाहर आता है और सबको बताता है कि आज जो वंश सर के साथ थी वो मिसेस शानवी मल्होत्रा है, वंश सर की वाइफ है और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। उम्मीद है आप लोग उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब ये बात रिया को पता चलती है तो गुस्से से वंश के ऑफिस में चली जाती है और जाकर शानवी के सामने खड़ी हो जाती है और वंश से कहती है कि क्या ये सच है वंश कि ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है? वंश उसकी इस तरीके के व्यवहार से बहुत नाराज हुआ, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। रिया मुस्कुराई और शानवी की तरफ देखकर बोली, तुम खुद को कितना मासूम दिखाती हो पर हो कितनी चालाक। आखिर कितने लोगों को फंसा रखा है तुमने अपने इस रूप के जाल में। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं है? वंश उसकी बात सुनता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, रिया अपने जवान को लगाम दो, सोच समझ कर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। रिया वंश की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों क्यों दूं मैं अपने जवान को लगाम? आखिर मैंने क्या गलत किया था? मैंने जो भी किया था बस तुमको पाने के लिए। मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत नहीं की। जब मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो सब किया। मानती हूँ कि मैं गलत की, तुमने उसकी सज़ा भी मुझे दी, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। इसका असली चेहरा तुमको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल रात में पार्टी में देखा था। ये सुन के वंश थोड़ा आराम से बैठ गया और बोला, क्या क्या देखा तुमने? कुछ भी बोलने से पहले ये जान लेना कि तुम जो भी
कहोगी उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए। इस बात पर रिया घमंड से सानवी की तरफ देखती है और अपना फ़ोन निकालकर वंश को देती है और उसमें एक वीडियो था। रिया बोली, कल मैंने जब सानवी को वॉशरूम जाते हुए देखा, फिर थोड़ी देर बाद राजेश राय को भी उसी वॉशरूम में जाते देखा, तो मैंने उसका पीछा किया तो मुझे ये देखने को मिला। वो ये बोलकर सानवी की तरफ मुड़ी, लेकिन सानवी को शांत देखकर वो चौंक गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, हाँ दिखा लो कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वंश को पड़ता है, अब बताएगा वो तुम्हें। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। वंश वीडियो को देखने लगा। उसमें कोई आवाज़ नहीं था, पर उसमें वंश ने देखा कि कैसे सानवी राजेश से बचने के लिए भागी और राजेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसे वो उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी और वो हंसे जा रहा था। ये देखकर वंश का पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने रिया का मोबाइल फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से रिया पर चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से और कभी मत आना। रिया वंश के गुस्से से डर गई और बिना कुछ बोले वो ऑफिस के बाहर चली गई। वो गुस्से में तो थी, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब कौन बचाएगा तुम्हें शानवी, और वहाँ से चली गई। शानवी वंश के इस गुस्से से डर गई। उसको डरा हुआ देख वंश ने अपने गुस्से को काबू किया और उसके सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने सानवी के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं पाया। उसने तुम्हें छुआ, मेरे रहते हुए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। शानवी वंश की तरफ देखती और बोलती, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन मैं क्या करती, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ सहती आई हूँ। मेरे पास मेरे सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। वंश उसको देखता और बोलता है, क्या तुम भूल गई कि तुम किस खानदान की बेटी हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ रहा है? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा जन्म ही लोगों पर राज करने के लिए हुआ है? शानवी वंश की बातों को बहुत ही भावुक होकर सुन रही थी। वंश आगे बोला, तुम ऐसे तो अपने गुनाहगारों को माफ़ नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकती हो उन्हें माफ़, जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा प्यार? शानवी की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या कर पाओगी तुम उन्हें माफ़? शानवी उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देती है और बोलती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? कोई तो नहीं है मेरे साथ, मैं किसके लिए लड़ूँ? वंश उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। शानवी उसकी तरफ देखती है और पूछती है, लेकिन कब तक? हम दोनों ही जानते हैं कि हम 4 साल के लिए ही पति पत्नी हैं, आखिर कब तक आप मेरा साथ देंगे? वंश उसकी तरफ देखता है और बोलता है, पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा, तुम्हारे भले ही बस 4 साल के लिए साथ है, लेकिन दोस्त तो हम बचपन से हैं ना। शानवी वंश की बात सुनकर रो पड़ती है और हाँ में सिर हिला देती है। वंश तुरंत केशव को बुलाता है और बोलता है, आज ही मुझे राजेश राय और विकास रायचंद की कंपनी की डिटेल्स ला कर दो और कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। शानवी वंश से पूछती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों? वंश बोलता है, अब वंश इंटरप्राइजेस फैशन वर्ल्ड में कदम रखने जा रहा है तो न्यूज़ तो देनी ही पड़ेगी और कुछ लोगों को बताने का समय आ गया है कि उनकी बर्बादी का काउंट डाउन शुरू हो गया है। शानवी, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, अब तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है। शानवी वंश की बात कॉन्फिडेंस से भर जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। वंश उसको देखता है और मन ही मन कहता है, शानवी, मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अभी तुमसे ये सब कहा तो तुमको लगेगा कि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरे प्यार को समझ नहीं पाओगी। एक बार तुम अपने आप से प्यार करने लगो तो मैं भी तुम्हें अपने दिल का हाल बता दूंगा। ये सोचकर वंश मुस्कुरा देता है और शानवी की तरफ देखने लगता है। शाम को जब शानवी और वंश घर पहुंचे तो उन्हें नेहा का कॉल आया। वंश ने कॉल शानवी को दिया। नेहा और शानवी ने बहुत देर तक बातें की। शानवी ने सारी बातें नेहा को बताई। नेहा ने कहा, वंश बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या तुम्हें उनसे कभी प्यार नहीं हुआ? शानवी कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, अगर हुआ भी होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, मैं अब उनके लायक नहीं। फिर शानवी ने नेहा से कहा, मैं थक गई हूँ, अब तुम भी आराम कर। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर से चांद को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वंश उसको पीछे से
खड़े होकर देखता है उसको यूं रोता देख उसको भी तकलीफ होने लगती है। शानवी अपने रूम में जाने के लिए मुड़ती है तो वो वंश को अपने पीछे देखती है। वो सोचती है क्या वंश ने सब कुछ सुन लिया है। वंश उसको देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछता है और शानवी से कहता है अभी कमज़ोर नहीं पड़ना तुम्हें। ये सुनकर शानवी वंश की तरफ देखती है और सोचती है अच्छा हुआ कि वंश ने कुछ नहीं सुना। फिर दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं और शानवी अपने कमरे में चली जाती है और वंश चांद को देखने लगता है और मन में बोलता है अगर तुम मेरे लायक नहीं तो फिर कोई मेरे लायक नहीं और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ इसका एहसास मैं तुम्हें दिला के रहूँगा। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे वीडियो अपलोड करने का मन होता है और अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे वीडियो अपलोड करने का मन नहीं होता है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है 1 सेकेंड का समय दे के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।